हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम डबल टैक्सेशन रिलीफ को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर देंगे। तो चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं। आप ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, सबसे पहले हमें डबल टैक्सेशन रिलीफ का इंट्रोडक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ही स्टडी करेंगे। तो इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया ऑफ द रेजिडेंट in India of their foreign income become taxable in India as well as in such country where such income accrue or arise। तो यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना कि डबल टैक्सेशन, इट मीन्स कि टैक्स जो है वो डबल लग रहा है। तो उससे किस तरीके से रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी एक असेसी को, वही हम स्टडी करेंगे। तो इन्होंने पहली लाइन में हमें यही बोला है कि अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है और उसकी जो इनकम अराइज हो रही है वो आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो उसकी जो फॉरेन इनकम है वो टैक्सेबल इंडिया में तो होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंट है इंडिया का। दूसरा, उसकी इनकम टैक्सेबल कहाँ पे होगी? उस कंट्री में जहाँ से उसको अराइज हो रही है, यानी कि जहाँ आउटसाइड इंडिया जिस भी कंट्री से वो इनकम हो रही है वहाँ पे भी वो टैक्सेबल होगी। तो असेसी ने तो फिर डबल टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। तो अब टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम, अगर हमें उस डबल टैक्स को अवॉइड करना है, कहने का मतलब है एक ही बार टैक्स पे करना है, तो गवर्नमेंट ने बोथ दी कंट्रीज जो है एंटर इनटू डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दोनों ही कंट्री जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करेंगी, मतलब दोनों जो है समझौता करेंगी और फिर जो है टैक्स जो है एक असेसी पे करेगा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अभी हमें थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया है यहाँ तक इंट्रोडक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि हमें अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ की ज़रूरत क्यों है। अभी हमें इंट्रोडक्शन से पता लग ही गया कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि असेसी को डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है। साथ में डिफरेंस क्या है, मतलब डबल टैक्सेशन रिलीफ और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस है, और सब कुछ स्टडी करेंगे आज। इन दोनों टॉपिक पर ही बात करेंगे कि डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या है और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि फॉरेन इनकम ऑफ द इंडियन रेजिडेंट, कोई इंडिया का ही रेजिडेंट है और उसको फॉरेन में इनकम हो रही है, यानी कि किसी आउटसाइड कंट्री में हो रही है इनकम, तो वो टैक्सेबल इंडिया में भी होगी एज वेल एज उस कंट्री में भी होगी, राइट। ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया है। साथ में ये भी हमने पढ़ा कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करती है। किसके साथ करती है? अदर कंट्रीज के साथ करती है। हाउएवर इन केस नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो क्या होगा? यूनिलेटरल रिलीफ दिया जाएगा, यानी कि यूनिलेटरल रिलीफ दिया जाएगा किसी एक सरकार के द्वारा, अंडर सेक्शन 91 के अंतर्गत, जो कि अब हम स्टडी भी करेंगे अभी। और साथ में ये भी बोला गया है, हेंस देयर आर 3 फॉर्म्स फॉर ग्रांटिंग रिलीफ टू द टैक्स पेयर। 3 तरीके से जो है टैक्स पेयर को रिलीफ मिलता है, ग्रांट किया जाता है। 3 फॉर्म्स हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। साथ में इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेशन भी मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 90 कि हमारा डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या है। ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इस फॉर्म में क्या होगा, जो टैक्स पेयर है ना
द टैक्स पेयर इज लाइबल टू पे टैक्स इन बोथ द कंट्री। ये तो हमने पढ़ा कि टैक्स पेयर को दोनों ही कंट्रीज में टैक्स पे करना पड़ता है, और साथ में एंड क्लेम रिफंड देयर आफ्टर, और उसके बाद जो है उसको क्लेम करना पड़ता है रिफंड के लिए। क्यों? क्योंकि उसने डबल टैक्स पे किया है इसलिए। तो इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दूसरी कंट्री जहाँ से भी उस असेसी को इनकम हुई उस कंट्री के साथ अगर एग्रीमेंट करती है, तो अब उस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविज़न होंगे वो हम स्टडी करेंगे। तो क्या होगा? तो एग्रीमेंट में कंटेन द फॉलोइंग प्रोविज़न। तो पहला क्या प्रोविज़न हमें गिवन है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड मेंटेन रिलेशन बिटवीन बोथ दी कंट्रीज, मतलब हमें जो है दोनों ही कंट्रीज के बीच में अगर सरकार चाहती है कि रिलेशन मेंटेन रहे, साथ में प्रमोट भी हो, तो रिलीफ फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड द कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फॉरेन कंट्री जो है रिलीफ ग्रांट करती हैं। दूसरा, इन ऑर्डर टू रिकवर इनकम टैक्स, ये दोनों कंट्रीज एग्रीमेंट करेंगी तो किस तरीके से करेंगी? पहला तो यही है कि डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए करेगी, ताकि जो है असेसी को जो है रिफंड मिल सके, क्योंकि उसने डबल टैक्स पे किया है। साथ में जो एग्रीमेंट होगा वो इसलिए भी हो सकता है ताकि इनकम टैक्स रिकवर हो। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज हो रही हैं उनमें फैसिलिटेशन आए। साथ में इनकम टैक्स अवॉइडेंस, मतलब जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उस चीज़ को भी अवॉइड हो, वो चीज़ भी अवॉइड हो सके। साथ में इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं वो। और इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, ऑब्वियसली ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए भी हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे आता है सेक्शन 90A। उसके बाद आता है हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, यानी कि सेक्शन 90A। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस फॉर्म में क्या होता है, जो टैक्स पेयर है इज़ लाइबल टू पे टैक्स ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ इनकम, कि टैक्स पेयर को सिर्फ उसी इनकम पर टैक्स देना है जो कि अक्रू या राइज हुई है विद इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, यानी कि जिस कंट्री में उसने रिसीव किया वहीं पर टैक्स पे कर दिया, राइट। तो इफ़ द टैक्स प्रोविज़न रिक्वायर द कंट्री में टेक इनटू अकाउंट दैट पोर्शन ऑफ इनकम, कि अगर जो है टैक्स के प्रोविज़न्स की रिक्वायरमेंट है तो जो कंट्रीज जो है वो मे टेक इनटू अकाउंट दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच अक्रू इन अदर कंट्री। तो अगर मान लो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर असेसी ने जो है बाहर जो है इनकम रिसीव करी, मान लो एक पल को, और वहाँ पे उसने टैक्स पे कर दिया, लेकिन इंडिया की जो अथॉरिटीज़ है वो जानना चाहती हैं कि बाहर की कंट्री से असेसी ने कितनी इनकम एक्रू करी, तो वो जो है उस पोर्शन को देख सकती हैं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। और प्रोविज़न मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस फॉर्म विल अप्लाई टू द एक्सटेंट विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू द असेसी। तो जो भी प्रोविज़न सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे ना इस फॉर्म में, मतलब इस तरीके की डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस में, तो वो विल अप्लाई टू द लिमिट विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू द असेसी, मतलब उस एक्सटेंट तक ही बनेंगे जो असेसी के लिए बेनिफिशियल हो। वेयर बाय एनी स्पेसिफिक एसोसिएशन इन इंडिया एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अ स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन द स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन जो है वो इंडिया के साथ एग्रीमेंट करता है विद अ स्पेसिफाइड एसोसिएशन, मतलब कोई भी अगर करता है तो टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, तो वो कर सकता है, उन्होंने ये बोला है। तो ये था सेक्शन 90A। उसके बाद हमारे को इसके कुछ प्रोविजंस गिवन है, वो हम पढ़ लेते हैं। पहला कि प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस फॉर्म विल बी सेम एज मैंशनड इन सेक्शन 90। तो ये जो अभी हमने सेक्शन 90 के प्रोविजंस पढ़े थे ये वाले, कि भाई एग्रीमेंट जो होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब किस लिए कर रहे हैं भाई, इनकम टैक्स को रिकवर करने के लिए कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं, तो यही सारे जो प्रोविजंस हैं इसमें भी लागू होंगे। दूसरा एडिशनल प्रोविज़न है ये
कि रेट ऑफ टैक्स विच इज़ हायर फॉर अ फॉरेन कंपनी देन द रेट लिवाइबल टू अ डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज। यहाँ पे बोला गया है कि टैक्स का रेट दोनों में से, फॉरेन कंपनी या फिर जो है डोमेस्टिक कंपनी में से जिसका भी हायर होगा उसको जो है लेस फेवरेबल चार्ज नहीं माना जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जिस का भी हायर चार्ज होगा, हायर फॉरेन का या फिर डोमेस्टिक का, उसको जो है शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज। उसको हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई ये लेस फेवरेबल चार्ज है। साथ में एनी इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन ऑफ बॉडी, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है और या फिर नॉट फंक्शनिंग, या फिर किसी भी इंडिया के अंडर किसी भी लॉ के अंदर वो काम नहीं करती, या फिर लॉ ऑफ द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया इज टर्म्ड एज स्पेसिफाइड टेरिटरी, मतलब उनको हम स्पेसिफाइड टेरिटरी भी बोलेंगे। उसके बाद आता है यूनिलेटरल रिलीफ इन इंडिया। तो यूनिलेटरल रिलीफ के बारे में क्या बोला है, इसमें किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता। इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज़ के बीच में। तो यूनिलेटरल रिलीफ जो है वो पर्सन को सिर्फ हेंस यूनिलेटरल रिलीफ इज़ ग्रांटेड टू पर्सन रेजिडेंट इन दैट कंट्री। तो यूनिलेटरल रिलीफ जो है उस कंट्री में ही मिलेगा जो जहाँ का वो रेजिडेंट है, अगर मिला तो। और वो भी तब मिलेगा जब असेसी जो है कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी मिलेगा। क्या? नंबर 1 कि असेसी जो है वो इंडिया का ही रेजिडेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर 2, इनकम ऑफ असेसी हैज़ अक्रूड आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली तभी तो मिल रहा है कि भाई इनकम असेसी की बाहर हुई है। थर्ड, दैट द इनकम ऑफ असेसी हैज़ नॉट बी डीम्ड और अक्रू और अराइज इन इंडिया, कि वो जो इनकम है वो इंडिया की नहीं होनी चाहिए, वो कहाँ की होनी चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए। फोर्थ, दैट द इनकम ऑफ असेसी इज़ लाइबल टू बी टैक्स इन इंडिया, और वो इनकम ऑब्वियसली इंडिया में लाइबल भी होनी चाहिए एज अ टैक्स। और फिफ्थ, दैट द असेसी हैज़, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट इसलिए बोला गया है कि कुछ इनकम ऐसी भी होती है जो लाइबल नहीं होती, तो इसने यहाँ पे साफ साफ बोला कि वो वाली इनकम लाइबल होनी चाहिए, तभी तो मिलेगा रिलीफ आपको, यूनिलेटरल ग्रांट किया जाएगा। पांचवा, दैट द असेसी हैज़ पेड द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ TDS इन कंट्री आउटसाइड इंडिया, तभी तो डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी उसने टैक्स पे किया है और फिर वो इंडिया में भी करेगा, है ना। तो ऑब्वियसली डबल टैक्सेशन का रिलीफ तो तभी मिलेगा ना जब वो डबल टैक्स पे करेगा। उसके बाद द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय द असेसी ऑन डबल टैक्स इनकम एट अ रेट लोअर ऑफ, तो यहाँ पे डिडक्शंस की बात की गई है कि डबल टैक्स इनकम, मतलब जो भी उसने डबल टैक्स दिया है जिस इनकम पर, उसकी डिडक्शन के बारे में बोला गया है। द रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, द रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब इन दोनों में से जो लोअर होगा ना उसी को लेंगे, उसी की डिडक्शन को मतलब लेंगे हम जिसकी लोअर होएगी। उसके बाद दिस रिलीफ इज़ अवेलेबल कंट्री वाइज, ये जो रिलीफ है ये कंट्री वाइज मिलेगा, नॉट ऑन द एग्रीगेट ऑफ इनकम ऑफ ऑल फॉरेन इनकम, ना कि सभी फॉरेन इनकम का एग्रीगेट कर दिया आपने और जो है रिलीफ दे दिया, नहीं। मान लो उसको अलग अलग कंट्री से टैक्स इनकम हो रही है, तो आपको एग्रीगेट नहीं करना, आपको कंट्री वाइज जो है रिलीफ देना है, मतलब कंट्री वाइज रिलीफ मिलेगा असेसी को। उसके बाद वेयर द असेसी डिराइव इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, अगर असेसी को जो है इनकम हो रही है इंडिया में, कोई उसका बिजनेस है और साथ में एग्रीकल्चर इनकम है फॉरेन कंट्री से, एग्रीकल्चरल लॉस है फॉरेन कंट्री से, मतलब वो बिजनेस कर रहा है इंडिया से, है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया से भी हो रही है, साथ में उसको फॉरेन से भी हो रही है, कुल मिला के ये बात बोली गई है। तो एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है कि एग्रीकल्चर इनकम हो रही है फॉरेन कंट्री से, तो असेसी इज लाइबल टू पे द टैक्स ऑन होल इनकम इन इंडिया। ऑब्वियसली जो है टैक्स जो है उसका पूरा इंडिया में ही लगेगा, बट एंटाइटल टू डबल टैक्सेशन रिलीफ, लेकिन उसको डबल टैक्सेशन भी मिलेगा, रिलीफ भी मिलेगा। अगर उसको लॉस हो जाता है तो एंटाइटलमेंट ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ ऑन द फुल फॉरेन बिजनेस इनकम विदाउट सेटिंग ऑफ द लॉस, तो उसको सिर्फ और सिर्फ डबल टैक्सेशन का ही रिलीफ मिलेगा, लॉस सेट ऑफ वो नहीं कर सकता, मतलब उसको जो लॉस हो रहा है
उसका वो सेट ऑफ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ उसको एक डबल टैक्सेशन रिलीफ ही ग्रांट होगा। उसके बाद इन केस ऑफ एनी डिडक्शन क्लेम्ड फ्रॉम फॉरेन इनकम, अगर फॉरेन इनकम से कोई डिडक्शन क्लेम की है असेसी ने, तो डबल टैक्सेशन रिलीफ इज अलाउड आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम सच इनकम। तो डबल टैक्सेशन रिलीफ सिर्फ उस इनकम पर मिलेगा जो डिडक्शन काट की मिली हो, है ना। फॉर एग्जांपल 1 लाख आपकी इनकम थी, आपने डिडक्शन काट दी 50,000, बचा कितना 50,000, तो 50,000 के ऊपर डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलेगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद ग्रॉस डिविडेंड शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम इफ द असेसी क्लेम डबल टैक्सेशन रिलीफ। तो ग्रॉस डिविडेंड जितना जो भी होगा वो भी इनकम में इंक्लूड होगा, जो भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड इनकम हो रही है, अगर असेसी जो है डबल टैक्सेशन रिलीफ को क्लेम करता है तो ये थे प्रोविजन रिगार्डिंग अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ। उसके बाद हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, जिसमें हमें बोला गया है कि हमें प्रोविजंस बताने हैं रिलीफ के रिगार्डिंग, जो कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को दिए जाते हैं ताकि वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर सके। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम टैक्स पेबल बाय हिम एट अ रेट लोअर ऑफ। तो अब नॉन रेजिडेंट पर्सन को भी जो है डिडक्शन अलाउ की जाती है, और साथ में इन्होंने बोला है जिसका रेट कम होगा, यानी कि इन दोनों में से। तो ये दोनों क्या है, सबसे पहले तो यही स्टडी करेंगे। नंबर 1, द रेट ऑफ टैक्स ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया का रेट ऑफ टैक्स होगा कैलकुलेट करेंगे हम डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिया आफ्टर डिडक्टिंग एनी रिलीफ। कोई भी अगर रिलीफ मिला है उसको डिडक्ट करने के बाद, और एंड बिफोर एनी डिडक्शन ऑफ एनी डबल टैक्सेशन रिलीफ। मतलब कोई रिलीफ यहाँ पे बोला गया है कि रेट ऑफ टैक्स ऑफ इंडिया, मतलब जो भी उस इनकम पर रेट ऑफ टैक्स लगाकर जो इनकम बनेगी वो, और दूसरा फॉरेन कंट्री का जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो। तो दोनों में से जिसका भी जो है टैक्स रेट कम होगा, मतलब जिसका टैक्सेबल अमाउंट कम बनेगी ना, उसी पर ही जो है डिडक्शन मिलेगी, मतलब रिलीफ मिलेगा नॉन रेजिडेंट असेसी को। साथ में अबव डिडक्शन इज अवेलेबल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये जो डिडक्शन भी है ना, ये भी कुछ कंडीशन एक असेसी पूरी करेगा तभी वो डिडक्शन मिलेंगी। पहली, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री हैव नॉट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं करेंगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मिलेगी ये वाली डिडक्शन। दूसरा, असेसी प्रूव करेगा कि इनकम टैक्स हैज़ बीन पेड, कि उसने इनकम टैक्स पे किया है इन दैट अदर कंट्री, ठीक है, उस दूसरी कंट्री में जहाँ पे भी उसने रिसीव करी है वहाँ पर। तो ये प्रोविजंस थे रिगार्डिंग डबल टैक्सेशन रिलीफ, जो कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को मिलते हैं। उसके बाद हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर गिवन है, जिसमें कि भाई एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और हमें जो है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स उनकी इनकम के दिए हुए हैं। तो वो एक इंडियन कंपनी है, तो हमें ध्यान रखना है कि उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिला, ये इनकी इनकम हुई, इनकम फ्रॉम उनको हाउस प्रॉपर्टी से हुआ, उनको बिजनेस इनकम हुई। साथ में ये देखो हमारा भी जो अभी हमने पॉइंट्स सारे पढ़े उससे रिलेटेड इनकम है ये, इनकम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री विद विच नो अग्रीमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि फॉरेन कंट्री से इनकम मिली है और एग्रीमेंट में एग्रीमेंट नहीं है। जो भी हमने एग्रीमेंट्स पढ़े ना कि हाँ भाई अगर गवर्नमेंट कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स है वो एग्रीमेंट में एंटर करती है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। और इनकम टैक्स पेड ऑन इनकम मैंशनड इन फोर यानी कि ये वाली इनकम पर उन्होंने इनकम टैक्स भी पे किया है 10,000 रुपये का। तो अब हमें अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल इन इंडिया निकालना है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ लिखा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ था हमारा कितना, सबसे पहले तो हम इसकी टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 30,000 उसको मिला, हाउस प्रॉपर्टी उसको 50,000 की मिली, बिजनेस इनकम उसको 3,20,000 की हुई, फॉरेन से उसको कितनी इनकम हुई 1,50,000 की हुई, ठीक है। जीटीआई आ गया 5,50,000, डिडक्शन किसी भी प्रकार की नहीं मिली, टोटल इनकम हो गया कितना 5,50,000। तो अब
सबसे पहले इन्होंने 5,50,000 पे 25% का टैक्स लगाया। 1,37,500 का सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली करोड़ों में तो इनकम हो नहीं रही जो सरचार्ज लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमारा लगता ही है, 4% का वो लगा दिया इन्होंने। फिर आपकी जो है टैक्स आ गया इतना 1,43,000 का। फिर जो है रिलीफ दिया गया। अब आ जाता है हमारा रिलीफ का पॉइंट। रिलीफ ऑफ ऑन फॉरेन इनकम एट इंडियन रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स विच इज़ लोअर। तो अब इन्होंने बोला कि 1,43,000 की इनकम बन रही है, साथ में जो बिजनेस इनकम थी वो, और डिवाइड किया इन्होंने 5,50,000 से, या फिर 10,000 तो वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। देखिए आप, 10,000 उन्होंने ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर दिया है, लेकिन हम तो सिर्फ उसी को लेंगे ना जो लोअर है। एक तो अमाउंट है हमारे पास और एक हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? 1,43,000 जो इनकम थी ये वाली, साथ में 1,50,000 लिया इन्होंने, 1,50,000 लिया इन्होंने जो भी फॉरेन इनकम थी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं उस, और डिवाइड किया किससे? जो भी हमारी टोटल इनकम आई उससे। तो वो हमारा कितना अमाउंट निकल करके आएगा, तो मैं आपको कैलकुलेटिंग वाली स्क्रीन पे ले जाती हूँ अभी। तो अब हम आ गए हैं हमारी कैलकुलेटिंग स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हो 1,43,000 को मल्टीप्लाई किया इन्होंने 1,50,000 जो हमारी फॉरेन इनकम थी, और डिवाइड कर दिया जो भी टोटल इनकम थी 5,50,000। तो यहाँ पर जो टैक्स बना वो बना 39,000 का। अब क्योंकि 39,000 का बना, बट क्योंकि जो लेस होगा हम सिर्फ उसी का ही जो है रिलीफ देंगे, राइट। तो अब लेस कितना है? 10,000। तो जो कम होगा उसी का ही रिलीफ मिलेगा असेसी को। तो उसको अब टैक्स पे कितना करना पड़ेगा? 1,33,000 का। तो ये था आज के हमारा टॉपिक। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।